फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग प्रीलिम्स रोजर करेंगे और 2022 का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहले इसके बारे में समझते हैं कि बॉन्ड्स क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, डिवेंचर्स क्या होते हैं। देखो पहले शेयर समझते हैं। शेयर का मतलब क्या होता है कि कंपनी में कुछ पैसा लगा दिए और कुछ उसका ओनरशिप खरीद लिए, ठीक है। तो और जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म करती है उस हिसाब से आपका जितना शेयर उस हिसाब से आपको भी पैसा मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखो, रिलायंस कंपनी है, उसने लेट से अपना 5% बेच दिया, तो 5% किसी आदमी ने खरीद लिया उसको, तो जिस हिसाब से कंपनी अपना ग्रोथ करेगी उस हिसाब से उस आदमी को भी पैसा ट्रांसफ़र होगा और उसमें उसका भी हिस्सेदारी होगा उस कंपनी में, दैट इज कॉल्ड शेयर। मगर जो बॉन्ड और डिवेंचर है वो डिफरेंट चीज़ है। बॉन्ड और डिवेंचर एक तरह से डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या कि बॉन्ड जारी किया कंपनी ने बॉन्ड जारी किया, एक दस्तावेज, एक कागज़ जारी किया, और वो जो इन्वेस्टर है या फिर जो भी कस्टमर है उसने क्या किया, सब्सक्राइब किया, वो खरीदने का मतलब क्या कि एक बॉन्ड खरीदे और कुछ पैसा हम दिए, और कंपनी और जो इन्वेस्टर के बीच में या जो बॉन्ड खरीदा है उसके बीच में समझौता है कि उसको रेगुलर इंटरेस्ट भी मिलेगा। और जब वो बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो जितना भी बॉन्ड खरीदे थे 100 रुपये में, लेट से 100 रुपये में बॉन्ड खरीदा था, तो मैच्योरिटी पीरियड के बाद 2 साल 3 साल 4 साल जो भी पीरियड है उसका 100 रुपया भी मिल जाएगा और बीच बीच में इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसमें कहीं ओनरशिप का कोई बात नहीं है। डिवेंचर भी कुछ ऐसा ही है, डिवेंचर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉन्ड, तो दोनों का अलग चीज़ है ना। अब देखो, अब बात करते हैं मेन यहाँ पे जो विषय है वो बॉन्ड है। शेयर समझ गए, बॉन्ड समझ गए, बेसिक डिफरेंस समझ गए ना। हाँ, डिवेंचर भी बिल्कुल बॉन्ड टाइप का ही है, अभी फिलहाल यही समझो। बॉन्ड भी 2 टाइप के होते हैं। बॉन्ड भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि बॉन्ड कन्वर्ट हो सकता है शेयर में, यानी कि पहले तो पेपर ही खरीदे थे, पैसा दिए थे, बट चूंकि ये बॉन्ड क्या है, कन्वर्टेबल है, यानी कि बॉन्ड कन्वर्टेबल मतलब क्या, बॉन्ड शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। और जब बॉन्ड शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो कंपनी का जो ओनरशिप है वो थोड़ा ट्रांसफर हो जाएगा उसको भी, जिसने खरीदा है उस बॉन्ड को। बात समझे? नॉर्मली बच्चे लोग, जो बॉन्ड कन्वर्टेबल होता है यानी कि जिसको आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लो होता है, क्योंकि इट इज़ गिविंग यू फ्लेक्सिबिलिटी। जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा रहा है कि बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, इसलिए आपको इंटरेस्ट कम मिलता है नॉर्मली। दूसरी बात क्या है, इसमें खास चीज़ है, देखो इसमें ना इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखा जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि देखो, जैसे एग्जांपल देखो, सिंपल सरल समझो इसको। जैसे एक कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रहा है कि अपना सामान बना रहा है, बेच रहा है। जैसे रिलायंस कंपनी हो गया, अपना प्रोडक्ट और सर्विस अपना सेल कर रहा है। इन्फ्लेशन आया तो उसको फ़ायदा भी हो रहा है, हाँ, और उसका लागत भी है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स लेके आ रहा था तो वो महंगा हो गया, और बेचेगा भी तो महंगा ही बेचेगा, तो उसको फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, और यदि इन्फ्लेशन हो रहा है तो इन्फ्लेशन का जो चीज़ इधर ही पास ऑन होता है, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। कहने का मतलब ये हो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में। आया समझ में? आया? अब देखो इसी पे बेस्ड है 2 ऑप्शन। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है कि बस वो बॉन्ड है, वो बॉन्ड कन्वर्ट नहीं हो सकता है शेयर में, वो प्योर बॉन्ड है, और उसमें आपको नॉर्मली आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, और वो कोई इन्फ्लेशन से कोई इंडेक्स नहीं रहता है उसका। बात समझे? ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था 2022 में, वेरी गुड क्वेश्चन। तो जब तक तुम सरल भाषा में नहीं समझोगे इकोनॉमिक्स को, तब तक नहीं समझ पाओगे इस चीज़ को। बात समझ गए? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, फर्स्ट वन, एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या, शेयर। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब है कि आप इसको कन्वर्ट करके शेयर में, है ना, शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए इस बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होगा बहुत लो होगा। करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 2 देखो, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी एफर्ट्स द बॉन्ड होल्डर, जो बॉन्ड लिया है, ए डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। हाँ, इन्फ्लेशन साथ उसको भी इंटरेस्ट रेट उसमें उसको मिलेगा, अलग से मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब शेयर में होता है तो शेयर में भी तो यही होता है, जिस तरह इन्फ्लेशन हो रहा है उसको पास ऑन होगा, तो ये भी पास ऑन होगा। ये तो कितना सुंदर तरीके से यूपीएससी ने क्वेश्चन को फ्रेम किया है, बट इसके लिए आपको सरल पता होना चाहिए कि सरल प्रोसेस में क्या हो रहा है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हुआ ना स्टूडेंट? हाँ, सी फॉर कैट, बोथ 1 and 2। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। बच्चे लोग चीज़ों को समझना होगा।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब पूछा जा रहा है कि इंडिया किसका मेंबर है, ठीक है, और ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन है ABCD। पहले ये बात समझो कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, ये एशियन, हाँ ये तुम्हारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, यानी कि AIIB है। अच्छा, चाइना में ना, चाइना के लीडरशिप की वजह से या चाइना लीड करने की वजह से 2 बैंक खोला, एक ब्रिक्स बैंक है और एक दूसरा बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। 2 बैंक है जहाँ पे चाइनीज़ का शेयर ज़्यादा है और चाइना का इनिशिएटिव है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसलिए बनाया गया था ताकि वो जो वर्ल्ड क्या है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या है दुनिया का, कौन सा बैंक है, वर्ल्ड बैंक, हाँ वर्ल्ड बैंक के बराबर कर सके। ये अलग बात है कि वर्ल्ड बैंक इतना बेस्ट नहीं हो पाया ये समय के साथ साथ, इसमें सब ज़्यादा शेयर किसका है, चाइना का है। ये इसलिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक को ना काउंटर करने के लिए बना था ये, बट उतना कर नहीं पाया ये। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना ने बनाया, 2016 के आसपास बनाया था, ठीक है, कोई बहुत पुराना मैटर नहीं है। और इंडिया बिल्कुल उसका हिस्सा है, इनफैक्ट इंडिया को बहुत सारा पैसा भी मिला है इससे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, बात समझ गया ना। अब जब ये बात, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है फिलीपींस में जिसका हेडक्वार्टर है ना, फिलीपींस का जो है मनीला जो है कैप है, हाँ जो फिलीपींस का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसका जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका तुम्हारा बेजिंग या संघाई होगा, और दूसरा वाला जो ब्रिक्स है उसका भी बेजिंग और संघाई है, दोनों में से कोई एक प्लेस है, एक का संघाई है एक का बेजिंग है, समझ गए। ये पुराना न्यूज़ है और उस समय पूछा, 2022 में पूछ लिया था सिविल सर्विस ने। नंबर 1 MTCR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खास चीज़ है जी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। MTCR का मतलब क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। बच्चे लोग बात को समझना होगा, इंडिया बहुत सारा ग्रुपिंग का मेंबर है, जैसे वेस्टर्न एग्रीमेंट का मेंबर है इंडिया, हाँ उसी तरह देखोगे, बट इंडिया NSG का मेंबर नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है, बट इंडिया MTCR का मेंबर है। कहो कि सर क्या होता है MTCR, क्यों इतना ज़्यादा इसको बल दिया जा रहा है। देखो MTCR का मेंबर हो गए तभी तुम्हारा जो मिसाइल्स का जो लेंथ है, मिसाइल्स का जो कितना दूर तक जा सकता है ये तय करता है, यानी कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा यदि मिसाइल्स का टारगेट हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले MTCR का मेंबर बनना होगा। कि ये बहुत सौभाग्य की बात है, भारत को 2016 और 17 में ना MTCR का मेंबरशिप दिया गया, तो इसका बेनिफिट हुआ हमें, इसका बेनिफिट हुआ और इससे हमारा क्या कि मिसाइल कैपेबिलिटी बढ़ गया हमारा। और उसके बाद बहुत सारा देखो 300 किलोमीटर से ज़्यादा जो ट्रैवल कर सकता है उस तरह का मिसाइल बहुत डेवलपमेंट हुए हैं भारत में, ब्रह्मोस सब देख सकते हो, आया समझ में। और थर्ड देखो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन देखो बिल्कुल चाइना ही लीड किया है इसमें, और इंडिया भी इसका मेंबर है, हाँ इसका मेंबर तुम्हारा पाकिस्तान भी है। एक ऐसा अनोखा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में मिलिट्री ड्रिल भी करता है, इंडिया का आर्मी और पाकिस्तान का आर्मी दोनों साथ में ड्रिल करते हैं, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में जानते हो 36 का आंकड़ा है, उसके बावजूद भी इस कॉपरेशन में करते हैं, समझ गए ना। तीनों ही आंसर करेक्ट है ना, तो इंडिया किसका मेंबर है, तीनों का ही मेंबर है। अच्छा कितना सुंदर क्वेश्चन है, देखो पूरा ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है ना। 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अच्छा बच्चों थोड़ा वियतनाम का कहानी समझते हैं। वियतनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, हालांकि ये बहुत ही कह सकते हो अंडर डेवलप्ड स्टेट था, ये कंट्री था ये, मगर रिसेंट टाइम में ना 10 साल में बहुत इंप्रूवमेंट किया है इसका। यदि तुम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, यदि उस समय देखते और अभी भी बिल्कुल अभी भी ट्रेंड जारी है, इसका जो एक्सपोर्ट है डबल हो गया, टेक्सटाइल में, अप्रैल में, ये सबको पीछे कर दिया। स्पेशली वियतनाम और बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया। खैर अभी तो शेख हसीना हट गई वहाँ से, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें जाहिर सी बात तो फर्क पड़ेगा ही। मैं अप्रैल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वियतनाम नंबर 1, फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री भी कह सकते हो इसको। अब वियतनाम इज़ फॉलोइंग द सेम गवर्नमेंट एज ऑफ चाइना। चाइना में जैसे सिंगल पार्टी रूल करता है कम्युनिस्ट, बिल्कुल यहाँ कम्युनिस्ट का ही शासन है। अब वियतनाम देखो, वियतनाम में कितना ज़्यादा बेइज्जती हुआ था यूएस का। यूएसए आया बोला कि हम करके दिखा देंगे, कुछ नहीं हुआ, मुंह के बल गिरा, जाना पड़ा उसको। जैसे अफगानिस्तान से जाना पड़ा ना, वियतनाम से भी जाना पड़ा, हाँ। और उसके बाद जानते हैं नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को इंटीग्रेट करके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल की है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है वहाँ पे, समझ गए ना। और देखो चाइना +1 स्ट्रेटेजी। अब चाइना में क्या हो रहा है कि अभी लेबर थोड़ा महंगा हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा वो ओपेकनेस भी है वहाँ पे, तो इसलिए चाइना से
जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सब है वो माइग्रेट करके China+1 स्ट्रेटेजी से वियतनाम की तरफ जा रहे हैं, ये भी करेक्ट बात है। और वियतनाम में क्या अभी भी लेबर का जो कॉस्ट है उसका एडवांटेज है बहुत सारे कंपनी को, इसलिए आउटसोर्सिंग हो रहा है वहाँ पे। विद दिस इन्फॉर्मेशन इसको देखो अब चलो। वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, अभी भी ये रिलेवेंट है ये चीज़, ठीक करो। वियतनाम इज लेड बाय अ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। गलत हो गया ना, जब दो गलत हो गया बच्चे लोग तो देखो स्टेटमेंट कितना कटा, ए भी गया डी भी गया, अब बी और सी के बीच में फाइट। थ्री देखो, थर्ड स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक टू द इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट। करेक्ट स्टेटमेंट है, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, बात समझे, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फॉर अ लॉन्ग टाइम Vietnam low labor cost and stable exchange rates have attracted global manufacturing. Absolutely correct. कॉस्ट कम है वहाँ पे, स्टेबल एक्सचेंज रेट भी स्टेबल है, तो चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये गलत स्टेटमेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है उससे। ई सर्विस में तो बाकी कंट्री सब है, बेटर है ना, इंडिया भी आ सकता है इसमें। तो देखो क्या हो गया आंसर बच्चे लोग इसका, सिफर कैट 1, 3 and 4। तो इसके लिए ना किताब नहीं पढ़ना होता है, इसके लिए ऑब्जर्वेशन क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब देखो तुमको 5 स्टेटमेंट देके कितना कुछ चेक कर लिया तुम्हारा, कि तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो किसी कंट्री के बारे में। 68 देखो, अब बताओ 68 जो क्वेश्चन पूछा है खाली शब्द से खेला गया है, कुछ है ही नहीं, खाली वर्ड से खेला गया है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इसमें क्या बोला कि प्राइस स्टेबिलिटी का पूछा गया। अरे भाई उसी के लिए तो तुम्हारा आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठता है, रिपो रेट पे चर्चा करता है कि रिपो रेट को घटाना है कि बढ़ाना है, कौन सा स्टैंड लेना है, न्यूट्रल स्टैंड लेना है कि एक्सपेंशन वाला स्टैंड लेना है। अरे डायरेक्टली आंसर है डिफर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कोई सर ऐसा क्या वर्ड डाला है, तो प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि दिमाग में आएगा प्राइस स्टेबिलिटी का बात है तो कहीं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स तो नहीं होगा। या सी पर देखो ना, सी में ऑप्शन में क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिया गया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल आएगा, वही सही है, समझ गए। तो कई बार ना आपको ना वर्ड से ना यूपीएससी ऊपर नीचे कर सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरडॉग, इसका डिफरडॉग हो जाएगा, इसका सिफर कैट। चलो अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन करंट अफेयर, जो करंट अफेयर्स में चल रहा है। अच्छा, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आने वाले समय में इसके बारे में और ज़्यादा। अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड न्यूज़ में है, किस लिए न्यूज़ में है, देखो एक कंट्री है तुम्हारा, ठीक है, एक कंट्री है, कह सकते हो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है एक, शायद आई थिंक थाईलैंड होगा। उसमें क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। कारण क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो लेडी है, और वो डॉटर है फॉर्मर प्रेसिडेंट का, जो उससे पहले जो प्रेसिडेंट बनी थे, जो प्रेसिडेंट थे उसकी डॉटर अभी वाइस प्रेसिडेंट है। और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने क्या किया, आरोप लगा दिया वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, तो कन्फ्लिक्ट तो होगा क्योंकि उसके पिताजी है, वो उसके फादर है ये। और उसमें क्या था कि उन्होंने ना, प्रेसिडेंट ने ना कुछ अपने कार्यकाल में ना कुछ सख्ती लगाया था बहुत सारे क्रिमिनल्स के ऊपर, पुलिस को बहुत ज़्यादा ही छूट दे दिया था, तो उसके अगेंस्ट वारंट निकला है आईसीसी का। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया। हालांकि इसके बारे में मैं डीप डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, ये रिसेंट डेवलपमेंट है। अब देखो बच्चे लोग, तो आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये एक स्टेट के बारे में फैसला नहीं सुना सकता है, और कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी नहीं है इसके पास। जैसे आईसीसी ने तो बहुत अरेस्ट वारंट भी बीच में निकाला था पुतिन के अगेंस्ट और भी बहुत सारे लोग के अगेंस्ट, कहाँ कुछ हुआ, बात समझ पा रहे हो ना। तो एक स्टेट के अगेंस्ट नहीं कुछ फैसला सुना सकता, एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट फैसला सुना सकता है, नंबर 1। और हमेशा से आईसीसी पे आरोप लगता है कि एशियन नेशंस को, अफ्रीकन नेशन को लेकर ये बाइज्ड है, बात समझे। चलो विद दिस इन्फॉर्मेशन ये पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इट हैज़ नो पावर ऑफ इन्फॉर्मेशन, करेक्ट बात है, जो भी फैसला सुना दिया तो उसको इन्फोर्स करने का अधिकार नहीं है इसको, बात समझे। और ये तब सुनाता है, देखो ये भी एक कंडीशन है, ये तब सुनाता है जब लगता है कि उसको कि वहाँ का स्टेट कुछ नहीं कर पा रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, जो भी हादसा हुआ है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, थाईलैंड, आई थिंक थाईलैंड ही होगा, तो यहाँ पे सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो इसलिए इस तरह का फैसला, बट इसके पास इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है,
ये भी करेक्ट बात है, ही ट्राइज ओनली इंडिविजुअल्स बट नॉट द स्टेट्स, सही बात है ना। एंड इट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू क्राइम्स कमिटेड बाय नॉन स्टेट पार्टीज ऑन द टेरिटरी ऑफ स्टेट। ये नहीं हो सकता, नॉन स्टेट पार्टीज ने कुछ कमिटमेंट किया है, कुछ क्राइम किया है, तो उसके अगेंस्ट ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो ए फॉर एप्पल 1 and 2 ओनली, बात समझ गए ना। हाँ, अब ये देखो मॉरिशियस, हाँ मैंने यूट्यूब पे भी ये वीडियो डाल रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हम लोग पढ़े थे रिसेंट टाइम में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया गेट्स द हाईएस्ट एफडीआई फ्रॉम मॉरिशियस, गलत स्टेटमेंट है ना। इंडिया को सबसे ज़्यादा एफडीआई मिलता है तो सिंगापुर से मिलता है, और सेकेंड में मॉरिशियस आता है। अलग बात है कि आरोप लगते हैं कि मॉरिशियस से भी जो आता है वो राउंड ट्रिपिंग करके आ रहा है, ठीक है। एनीवे मगर ये बात फैक्ट है कि सेकेंड हाईएस्ट में मॉरिशियस ही है। और सो फॉर एफपीआई इज कंसर्न, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, तो वो यूएस से आता है, वी नो। अच्छा, मॉरिशियस कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है, हाँ ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का भी हिस्सा है ना, इंडियन ओशन कमीशन का भी हिस्सा है। एक और लिख लो कमीशन, इंडियन ओशन कमीशन, इसके बारे में रिसर्च कर लेना कि मॉरिशियस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का भी हिस्सा है, इंडियन ओशन कमीशन का भी हिस्सा है, और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का भी हिस्सा है। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। अच्छा, अगेलेगा आइलैंड एक्चुअली मॉरिशस का हिस्सा है, एजम्पशन आइलैंड नहीं है, क्योंकि एजम्पशन आइलैंड सिसल का हिस्सा है। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूँ इंडियन ओशन रीजन का ना, तो कुछ कुछ तुमको कंट्री पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ध्यान दोगे बच्चे लोग, यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे चागोस आइलैंड, चागोस आइलैंड अब मॉरिशस को मिल चुका है, और डिस्प्यूट था कुछ पहले यूके और उसके बीच में, मगर यूके ने लौटा दिया और डिगो गार्सिया को छोड़ के, डिगो गार्सिया में क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का नेवल बेस है। चलो ठीक है, इंडियन ओशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। दूसरा देखेंगे तो माडागास्कर से ऊपर देखोगे ना, यदि जाओगे वर्ल्ड मैप देखोगे तो माडागास्कर से ऊपर तुमको नजर आएगा दो छोटे छोटे आइलैंड्स, एक एजम्पशन आइलैंड से, एक सीसेल आइलैंड से। सीसेल आइलैंड जो है, सीसेल जो आर्किपेलागो है आइलैंड से, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और उसी के सॉवरेनिटी के अंदर एजम्पशन आइलैंड आता है, समझे। जैसे डेनमार्क के अंदर, डेनमार्क एक सॉवरेन कंट्री है और उसके अंदर तुम्हारा क्या ग्रीनलैंड आता है, कुछ ऐसा ही। और वहाँ पे उस इंडियन ओशन रीजन में उसके बीच में तुमको रीयूनियन आइलैंड भी मिलेगा। तो रीयूनियन आइलैंड क्या है, अभी भी फ्रांस का हिस्सा है वो, तो ये पता होना चाहिए। एनीवे देखो यहाँ पे तो अगेलेगा आइलैंड क्या है, तुम्हारा मॉरिशस का हिस्सा है, एजम्पशन आइलैंड किसका है, सिसल का हिस्सा है। तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट वो, हाँ पहला भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। और चौथा देखो यहाँ पे, फोर्थ वन स्टेटमेंट देखो, इंडिया हैज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद मॉरिशियस द फर्स्ट विद एनी अफ्रीकन कंट्री। करेक्ट स्टेटमेंट, 2022 में हम लोग साइन किए थे आफ्टर चाइना। तो इंडिया बिल्कुल FTA साइन किया है मॉरिशस से, और मॉरिशस पहला अफ्रीकन कंट्री है। देखो अफ्रीकन कंटिनेंट का हिस्सा है ना, क्या माडागास्कर भी अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर ही आता है, और ये भी आएगा। तो देखो दो स्टेटमेंट सही हुआ, 1 और 4, तो क्या हो जाएगा, बिफोर बॉल 2 ओनली, दो स्टेटमेंट करेक्ट है इसका, समझ गए। अच्छा, बहुत खास चीज़ है, बहुत खास चीज़ है स्टूडेंट। देखो यहाँ पर डिविडेंड्स, डिविडेंड प्रोसीड्स और तुम्हारा डिसइन्वेस्टमेंट, दोनों में अंतर है जी, ठीक है। जो डिसइन्वेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि PSUs का कुछ बेच दिए, हाँ जो भी आपका एसेट्स है, भारत सरकार का जो भी PSUs सब है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, उसका कुछ शेयर बेच दिए। तो जो शेयर कुछ बेच दोगे तो जो कमाई होगा उसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, नॉन कैपिटल, हाँ नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है, लिख लेना है कॉपी में, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है वो, क्योंकि बजट पढ़ोगे तो बजट में समझ में आ जाएगा सभी चीज़। तो क्या है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है। जो डिविडेंड्स है बच्चे लोग, तो डिविडेंड्स क्या है कि जितना PSUs कमाई किया तो उसका जो कुछ पोर्शन सरकार को भी जाता है कमाई का। तो डिविडेंड्स क्या है, नॉन डेप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट है वो, नॉन डेप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट वो डिविडेंड्स है। अच्छा, रिसेंट टाइम में ना डिविडेंड्स बढ़ा है, हम जानते हैं कि रिसेंट टाइम में डिसइन्वेस्टमेंट भी बहुत घटा है, तो यहाँ पे डिविडेंड से सवाल है। अच्छा, डिविडेंड क्यों बढ़ा है, तो कारण है क्या, भारत सरकार का पॉलिसी, भारत सरकार ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, टैक्स घटाने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट है उसका 30% हमको लाओ, या फिर 30% नहीं ला सकते तो 2% तुम्हारा जो है कि नेट एसेट्स है, तुम्हारा जो भी नेटवर्थ है, सॉरी जो भी नेटवर्थ है उसका 2% हमको देना होगा। तो कह सकते हो कि सरकार का कोहर्सिव पॉलिसी कहो या सरकार का आदेश कहो, इसके वजह से रिसेंट टाइम में डिविडेंड्स PSU से बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, स्टेटमेंट 1, द डिविडेंड प्रोसीड्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा देखो, इट इज अ मैंडेटरी फॉर सर्टेन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस
टू डिक्लेयर डिविडेंड्स एज पर द स्टिपुलेशन इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। तो ये देखो बिल्कुल, आखिर बढ़ने का कारण क्या है? बढ़ने का कारण स्टेटमेंट 2 ही है। तो देखो क्या हो जाएगा आंसर, ए फॉर एप्पल, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है। समझ गए ना? हाँ, तो ये सब रिसेंट डेवलपमेंट है बच्चे लोग, सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से। यहाँ देखते हैं हम लोग, अच्छा रेजिना डायलॉग कितना खास चीज़ है। हाँ, 10th रेजिना डायलॉग चल रहा है ना अभी? हाँ बिल्कुल चल रहा है ये। बच्चे लोग समझो कि रेजिना जो डायलॉग है ना, ये एक्चुअली एक तरह से मिमिक करता है। मिमिक मतलब क्या है? एक तरह से कॉपी किया है, या हम लोग इंस्पायर हुए हैं किससे? शंग्रीला डायलॉग सिंगापुर का, और जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है उधर का, यूरोपियन यूनियन का, वहाँ से हम लोग क्या किए, इस चीज़ को सीखे हैं। और इसमें केवल सरकारी ही नहीं आता है, केवल गवर्नमेंट ही नहीं होते हैं, इसमें बहुत तरह के लोग सब आते हैं, बैठक होता है। अच्छा पिछले साल जब किए थे तो उस समय याद करो, स्वीडन से, नॉर्वे से लोग सब आए थे, स्कैंडिनेवियन कंट्री से आए थे गेस्ट के रूप में, है ना? तो यहाँ पे देखो इस बार जो 2025 का जो कॉन्क्लेव है वो काल चक्र है, व्हील ऑफ टाइम। करेक्ट स्टेटमेंट है। और इट इज़ नो, ये इनिशिएटिव नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये इनिशिएटिव भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी जयशंकर साहब का जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये इनिशिएटिव है। प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन और है उसमें, जाके चेक कर लेना बच्चे को, ठीक है? प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन है, 2, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसके इनिशिएटिव की वजह से ये हो रहा है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, मैंने बता दिया। मिनिस्ट्री सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और शंग्रीला डायलॉग के हिसाब, है ना, जैसे वहाँ पे होता है उसी हिसाब से भारत में भी होता है। और 2025 का जो ये 10th है, क्योंकि स्टार्ट कब हुआ था? 2016 में हुआ था। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोग इसका? 1, 3 और 4 बी फॉर बॉल। समझ गए ना? बी फॉर बॉल हो जाएगा ये। कितना खास चीज़ है बताओ। हाँ, अभी न्यूज़ चल रहा है ईरान का। अच्छा, ये बहुत ही खास है। देखो ईरान, देखो जब बैरक ओबामा थे प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के, तो उन्होंने अप्रोच किया ईरान का, और ईरान न्यूक्लियर, जो तुम्हारा ईरान न्यूक्लियर डील होने जा रहा था, और हुआ भी काफ़ी हद तक। हाँ, और उसके बाद जैसे ही ट्रंप आया, ट्रंप क्या किया? वो हट गया वहाँ से। और क्योंकि ईरान पे आरोप ये है कि ईरान क्या कर रहा है कि सेंट्रीफ्यूजेस का यूज़ करके ना यूरेनियम को इनरिच कर रहा है और न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है वो। बात समझे? ट्रंप तो हट गया, अभी ट्रंप क्या बोल रहा है कि अब हम करेंगे, हम उधर से कोई रिएक्शन नहीं ईरान की तरफ से। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईरान बहुत बना लिया है, या उसके बहुत आगे निकल गया है बनाते बनाते। तो इसलिए ये न्यूज़ में आया है। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम को यूज़ करने के लिए कम से कम 2 से 3% इनरिचमेंट करना पड़ता है। ये बिलो 5% बोल सकते हो, 2 to 3% या 3 to 4%, 3 to 4% लिखो, ज़्यादा बेटर है। यानी कि आपको जो कि नेचुरली यूरेनियम क्या हो, 99%, आई मस्ट से 99.3%, ठीक है, जो नेचुरल यूरेनियम है वो U-238 आइसोटॉप है। बात समझे? U-238 है। और ओनली 0.7%, यानी कि 1% से भी कम, ओनली 0.7% तुम्हारा यूरेनियम 235 होता है। अब यही यूरेनियम 235 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है, कह सकते हो डिवाइस है, उसके हेल्प से यूरेनियम 235 को इनरिचमेंट किया जाता है, बढ़ाया जाता है। यदि आपने 3 से लेकर 4% कर लिया तो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बेस्ट होगा वो, और यदि आप 90% से ऊपर कर लिए तो फिर न्यूक्लियर एटम बम बनता है उससे। समझे? एटॉमिक बम बनता है, जो कि हिरोशिमा नागासाकी में फूटा था। और जानते हो बहुत सारा कंट्री वर्ल्ड में है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री है। अब यहाँ पे देखो, नेचुरल यूरेनियम कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 1% ऑफ यूरेनियम 235 ए फिजाइल मेटल। करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 0.7% है वो। अब इनरिचमेंट के थ्रू यूरेनियम 235 इज ब्रॉट अप टू 30% टू क्रिएट न्यूक्लियर बम। नो, न्यूक्लियर बम बनाना तो आपको 90% प्लस करना पड़ेगा, 90% एटलीस्ट। और सेंट्रीफ्यूजेस का बिल्कुल यूज़ किया जाता है नेचुरल यूरेनियम को इनरिच करने में। नेचुरल यूरेनियम को इनरिच करने का मतलब क्या है कि जो U-38 है उसको U-235 बनाना, यानी कि यूरेनियम 238 जो है उसको यूरेनियम 235 बनाना ही इनरिचमेंट कहा जाता है। तो स्टेटमेंट का कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ? 1 और 3, ठीक है, सिफर कैट। 2 से 3% सर इनरिच करके हम लोग हाँ एनर्जी में यूज करते हैं। बिल्कुल, तो वही 2 से 3% लिखो वहाँ पे। न्यूक्लियर रिएक्टर, वही न्यूक्लियर रिएक्टर है। समझ गए ना? हाँ, यहाँ पे देखो। अच्छा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म्स आना जरूरी है।
ठीक है। देखो सभी स्टेटमेंट 1 2 3 सब में एक कॉमन चीज़ है, टू प्रोटेक्ट इंडियन फार्मर्स, टू प्रोटेक्ट इंडियन फार्मर्स, टू प्रोटेक्ट इंडियन फार्मर्स, टू प्रोटेक्ट इंडियन फार्मर्स। देख रहे हो ना? तो अब इंडियन फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम लिया है? तो इंडिया इम्पोज हाई इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन कंपेरिजन टू अदर कंट्री। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडियन फार्मर्स को बचाने के लिए भारत सरकार, अभी देखोगे ना, देखो नॉर्मली देखोगे बच्चे लोग, नॉर्मली यदि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बात नहीं करें, नॉर्मली हम लोग ले तो एवरेज टैरिफ पहले के कंपेयर में बढ़ा है, अभी 17-18% है। पहले कितना था? 12-13 था, बढ़ा के 17-18% हो गया। मगर केवल हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बात करें तो उसमें 38% है इम्पोर्ट ड्यूटी, और ये इसलिए किया गया ताकि हमारे फार्मर सेव हो सके। बात समझे? एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा देखो, इंडिया इम्पोजेस बोथ एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ कम्युनिटी। बिल्कुल सही बात है कि फार्मर को बचाने के लिए, जैसे प्याज है, प्याज कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, उसको रोकने के लिए, समझे ना, उसको रोकने के लिए, या फिर मार्केट में अवेलेबल हो, खाली प्याज का एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, तो भारत सरकार बिल्कुल एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाती है, इंपोर्ट भी ड्यूटी लगाती है, जिस हिसाब से सर्कमस्टेंसेस। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडियन फार्मर्स को बचाने के लिए इंडिया स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स भी लगाता है। सही बात है। स्टॉक होल्डिंग लिमिट मतलब क्या? इतना इतना ही खरीद सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते हो, नहीं तो फिर होर्डिंग वाला मैकेनिज्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे होर्डिंग वाला चीज़ हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया अंडरटेक्स इंटरवेंशन इन द मार्केट बाय इट्स ओन प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म। ये भी करेक्ट बात है। कभी देखो पल्सेस का दाम महंगा हो गया, सरकार आती है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है ना सरकार, मार्केट स्टेबलाइजेशन, मार्केट प्राइस स्टेबलाइजेशन से आती है ना सरकार, इंटरफेयर करती है ना, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि सभी 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल 4। अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर वेरियस क्रॉप्स पुट टुगेदर इन ऑल द सीजन्स। हम जानते हैं कि खरीफ के टाइम में 120 से लेके 130 मिलियन हेक्टेयर एरिया एक्रिएज, यानी कि एरिया अंडर कल्टीवेशन, 130 से लेके 130, ये सब लिखना है बच्चे लोगों को कॉपी में। 120 से लेके 130 मिलियन हेक्टेयर्स खरीफ सीजन का। रबी का कितना है बच्चे लोग? 60 है। रबी कितना है? 60 है। और जो जेड क्रॉप्स, जिसको समर क्रॉप्स भी कहते हैं, वो 5 से 10 है। तो यदि हम पुट टुगेदर कर दें एक्रिएज देखें तो कितना है? लगभग 190 से लेकर 200 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है। बात समझे? अब देखो, और हम जानते हैं कि जो राइस, गौर करना, जो राइस है प्रीडोमिनेंट कौन सा क्रॉप्स है? खरीफ सीजन का क्रॉप्स है ना। राइस क्या है? खरीफ